सो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हो क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इसमें देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन भी लोगों का पेपर हो गया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम लोग जो पेपर डिस्कशन करने वाले हैं यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के अंदर 100% आने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना और इस पेपर को भी बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसी के साथ में पेपर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ आपको यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और उसी के साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे पीडीएफ कमेंट कर दो ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए आपके उसमें, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग यहां पर देखिए, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग यहां से देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग सीधा यहां पे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो भाई देखो, सबसे पहले जो इसमें आएंगे वो आएंगे आपके पास में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान आने वाले हैं। ये आपको जो 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मिस मत करना। सो सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग द फ्लॉक बेयर। तो मतलब यहां पर आप देखिए कि ये फ्लॉक क्लियर का मतलब ही होता है कि कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे जो दादा वगैरह होते हैं वो एक पुरानी कहानी सुनाते थे। तो इसी तरीके से ऐसा क्यों था कि 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया जो था वो रिकॉर्डिंग के ऊपर और इनको प्रिजर्व करने पे क्यों था, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक देश भावना जागती है कि आप लोगों को बताया जाए कि आपके दादा इतने बड़े महान देश के लिए काम किया था, तो आपके अंदर भी एक देशभक्ति आएगी। तो इसीलिए इनको लिखा जाता था। तो अब इसी तरीके का इसका आंसर रहने वाला है। तो आप देखेंगे टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस दैट रिफ्लेक्ट द मॉडर्न इंडिया। नहीं, मॉडर्न इंडिया की बात नहीं करी जा रही, यहां पर नेशनलिज्म की बात करी जा रही है। और वहीं पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया कि टू रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो इसका बी ऑप्शन यहां पर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो इनके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे सैंपल पेपर चाहिए होते हैं। तो देखो यहां पर बहुत सारे सैंपल पेपर है, लेकिन मेरे पास में आप लोगों के लिए एक सजेशन है, वो है ये एमटीजी के सैंपल पेपर। अब देखो भाई, अब मैं इस पेपर में आपको क्या मिलने वाला है जो कि आपको बाकी के बुक्स में नहीं मिलेगा। तो देखो सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि यहां पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सेलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी नई टाइप के क्वेश्चंस है उसके ऊपर बेस्ड है। पहली बुक है जो कि सीबीएसई की लेटेस्ट पेपर पैटर्न के ऊपर यहां पर ये बेस्ड है। फिर उसी के साथ में आपको इसमें ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा कि आप लोगों को ऑनलाइन अगर लेक्चर देखने किसी में डाउट आ रहा है तो वो भी आपको यहां पर इस बुक के साथ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये है कि आप लोगों के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक सेपरेट, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया आप पढ़ रहे हो तो उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, उसी के साथ में इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए। तो पूरा कंप्लीट आपको यहां पर क्या मिलेगा, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ में यही नहीं कि आपको यहां पर 10 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जिनका कि कंप्लीट फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो इतनी ही बात नहीं है, इन सैंपल पेपर के साथ में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जो कि होती है कि आप लोगों को पहले ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि भाई मेरे को तो नेशनलिज्म इन इंडिया का करना है, तो आपको वहां पर पता लग जाएगा कि इसके इतने क्वेश्चंस आए, तो वो आपको प्रॉपर एनालिसिस इसमें मिल जाएगा। अब एनालिसिस तो मिल गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको देखना होता है कि आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें आपने कितने सही लिखे कितने गलत लिखे। तो इसके लिए भी इन्होंने एक सॉल्यूशन कर रखा है, वो ये है कि इन्होंने हर एक सैंपल पेपर, जैसे कि आपने आज सैंपल पेपर सॉल्व किया, ये वाला सैंपल पेपर सॉल्व किया, कंप्लीट आपने सॉल्व किया, इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन शीट मिलेगी। इसके आगे हर एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, इसमें से कितने क्वेश्चन थे और इसमें आपके कितने नंबर है, जैसे कि 1 मार्क आया, हाफ मार्क आया। तो इससे क्या होगा कि आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी गलतियां कहां पर हो रही है, उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और यही सब आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा। हर एक चैप्टर के पॉइंट वाइज आपको यहां पर सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम होती है। तो भैया वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर आप लोग जाकर के परचेस कर सकते हो। और ये सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, सभी के आपको देखने को मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप इसे
परचेस कर सकते हो। ज्योग्राफी के अंदर आपको थोड़े पाई चार्ट और जो डेटा वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें बोला गया है कि पाई डायग्राम आपको दिया हुआ, अब आपको बताना है, आपको 3 दिया हुआ है कि प्लेन्स का इतना एरिया है, माउंटेन्स का इतना एरिया, प्लेट्यूज का इतना एरिया। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% ऑफ लैंड अंडर प्लेन्स, कि लैंड अंडर प्लेन्स का मतलब क्या है। 43% की जो लैंड बताई हुई है इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें आप एक बात ध्यान से सुनो कि प्लेन्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हमारे आसपास में आपके गांव में भी खेत होंगे, तो उन खेत के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, वहां पर आसपास में इंडस्ट्रीज वगैरह होती है। तो ये किस पर हो सकती है, प्लेन के ऊपर हो सकती है। तो ये बात आपको समझनी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं प्लेट्यूज का मतलब क्या होता है, कि प्लेट्यूज के अंदर लैंड आती है और प्लेन की लैंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका मतलब ये होता है प्लेट्यूज वाली जो होती हैं ये किस में होती हैं, रिच इन मिनरल्स, ठीक है, जिनमें भी मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हों या फिर वहां पर फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा हों, तो ऐसी जो लैंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यूज। और उसी के साथ में माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स में ध्यान रखिएगा कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी होती है और उसी के साथ में यहां पर टिम्बर का प्रोडक्शन होता है और उसी के साथ में इसमें हमारा फॉरेस्ट एरिया भी होता है। तो इसमें इन सब चीज़ों जो इसके अंडर आती है वो होती है हमारे माउंटेन लैंड। तो अब आपको ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में सबसे पहले ऑप्शन में आपको कहा गया कि इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले ये ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। विजुअली इंपेयर्ड कराते हैं, अगर आपके ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप ये वाला भी करके आ सकते हो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया, इसमें बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन। कि अब आप बताओ कि आपके एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला तो आपका मोबाइल फोन, उससे कैसे भूल सकते हैं। मोबाइल फोन क्या है, वो है एक टेक्नोलॉजी है। उसी के साथ में आप क्या सांस वगैरह लेते हो, आपके आसपास में पेड़ हैं, वो क्या है, नेचर है। और उसी के साथ में आप लोगों ने बिल्डिंग्स वगैरह बना रखी हैं, आपके स्कूल्स वगैरह हैं, ये सब क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशंस है। तो ये अगर तीनों चीजें ना हो, मान लो कि आपसे मैं आपका फोन अभी छीन लेता हूं, क्या होगा, आपके धक धक होगी, भैया प्लीज उसकी चैट मत पढ़ लेना, ठीक है, ये ऐसे धक धक होगी। तो अभी यही जो धक धक है ये हमें मेरे को नहीं करनी, मेरे को तो बस समझाने का मोटिव ये है कि इन सभी चीजों का कोऑर्डिनेशन ही क्या होता है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ होती है और इसी को ही लाइफ बोलते हैं। तो इसमें अब कौन सा ऑप्शन है, इसमें बोला गया नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नहीं हो सकता भाई। फिर उसके बाद में नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, डेटा गिवन है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जो भी कमेंट करेगा उसको मेरी तरफ से मिलने वाले हैं 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए के लिए आपका सवाल है, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखो भाई, अब इसमें कहा गया है कि आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट दिया हुआ है पर 1000 के ऊपर 2000 2018 का डेटा है। फिर उसी के साथ में लिटरेसी रेट भी गिवन है। अब बोला गया है कि ए के अंदर इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो रेट है वो है 30 और इसमें है 7। अब आप बताइए कि जो स्टेट बी है इसका लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्यों है। तो भैया इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप देखेंगे कि ये जो यहां पर लिटरेसी रेट गिवन है ये कम है और इसकी ज्यादा है। तो यहां पर क्या है, यहां पे है एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन ज्यादा होती है तो क्या होगा, जो लोग जहां पर पढ़े लिखे होते हैं वहां पर क्या होंगे, एजुकेशन से लोग बनते हैं डॉक्टर, ठीक है। उसी के साथ में लोग बनते हैं इंजीनियर्स, उसी के साथ में कुछ लोग बनते हैं यहां पर आप लोगों के यूट्यूबर्स, ठीक है। तो अब आप लोगों, वैसे तो कोई प्रोफेशन नहीं होता लेकिन जो भी है एजुकेशन से ये सब बनता है। तो अब आप बताइए कि एजुकेशन जब ज्यादा होगी तो इसी से ये सारी चीजें आने वाली, हेल्थ केयर आने वाली है। तो इसका आंसर हम ये बोल सकते हैं। लेकिन मेरे अभी जैसे मैंने बोला ना, एजुकेशन से ये प्रोफेशन होते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो रोको, ठीक है, एक छोटी सी वार्तालाप करनी थी। आप लोग कमेंट करके बताओ, अभी के अभी कमेंट करो कि आपको क्या बनना है बड़े होकर के। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फिर यूट्यूबर बनोगे, या टीचर बनोगे, लॉयर बनोगे, एस्ट्रोनॉट बनोगे, या फिर तुम्हें रीलर बनना है। जो भी बनना है एक बार कमेंट करके बता देना। तो देखो, अब इसमें हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसके ऑप्शंस में बोला गया कि इट हैज़ द हाई पर कैपिटा इनकम, इसकी तो बात ही नहीं करी। फिर उसके बाद में इट हैज़ द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं करी, इसने लिटरेसी की बात करी है। फिर उसके बाद में बात बोला है कि इट हैज़ द गुड टीचर्स एंड स्कूल्स, टीचर और स्कूल से बच्चे अच्छे हो सकते हैं, वहाँ की लिटरेसी रेट अच्छी हो सकती है। तो वहाँ से भैया इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब है कि वहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी है,
हेल्थ केयर है वो अच्छी है। तो अब हेल्थ केयर की बात किस में करेंगे, डी ऑप्शन में, कि इट हैज द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। तो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। कितनी बढ़िया बात है। फिर उसके बाद में अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भैया लिस्ट 1 और 2 गिवन है, अब बताओ कि क्या होते हैं। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे फर्स्ट बताता हूं रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो भाई देखो, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे की हंटिंग और पोचिंग जो होती हैं वो इलीगल होती है, वहां पे आप कर नहीं सकते, इन सभी से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर सेकंड आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो अब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज या फिर ऐसे फॉरेस्ट जिनको कि लीगली कौन ओन करता है, लीगली ओन करती है यहां पे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये किसके अंडर आते हैं, आते प्रोटेक्टेड में। फिर उसके बाद में लास्ट में आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इनके नाम से ही क्लियर है कि इनका कोई भी ऑथराइजेशन नहीं रहता। ये जो है ये कोई भी जिसके पास में ज्यादा पैसे, जैसे कि अडानी अगर मन करता है कि मुझे पूरा पूरा जंगल खरीदना है, वो खरीद सकते हैं। तो उनको क्या रहेगा, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आपका मन करता है कि भैया मेरे पास में तो है ना बैंक में ना इतना पैसा है, मेरे तो मन कर रहा है मैं तो खेत खरीदूंगा, मतलब खेत क्या, मैं तो जंगल खरीदूंगा, आप खरीद सकते हो। तो वो किस में आएगा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। या फिर वहां पर कोई कम्युनिटीज रहती हैं, वो भी अनक्लास्ड में आएगा। या फिर उसको गवर्नमेंट भी ऑन कर सकती है, मतलब कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, वो भी हो सकता है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो अब मैं स्टेट्स की अगर बात करता हूं, सबसे पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहां पर है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है हमारे आंध्र प्रदेश में। तो फर्स्ट वाले का क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहां रहेंगे, सेकंड वाले का हो जाएगा भैया हरियाणा। फिर थर्ड वाले के अंदर क्या हो जाएगा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहां हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जिसका भी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आते हैं, वो आते भैया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई थी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसे एक बार जरूर से देख लेना। अब देखो अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होती है की टू सर्वाइवल होती है। तो अब आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पर ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे कि अब सबसे पहले एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि इट इन्वॉल्व्स अ लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये एकदम से सही बात है कि भैया ये जो हमारी मैनेजमेंट है, इसका काम क्या होता है कि लोकल कम्युनिटीज के साथ में मिलकर मैनेज करना, फॉरेस्ट के अंदर जैसे छोटे मोटे काम है उनमें उन लगाना, और उसी के साथ में वहां पर डिग्रेडेशन से भी उनको बचाना। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि द प्रोग्राम has been in foreign extinct since 1980। गलत है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको डेट याद नहीं होगी तो नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बोला था कि ज्योग्राफी में डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर ये सिंस 1980 नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लेने आएगा सिंस 1988 होता तो ये करेक्ट होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में बोला गया कि झारखंड पासेस द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। कौन था सबसे पहला, तो जो फर्स्ट स्टेट था वो था हमारा उड़ीसा, ठीक है। तो आप इसमें याद रखेंगे कि क्या हो गया, कौन सा स्टेट था जिसने सबसे फर्स्ट लॉन्च किया था, वो था उड़ीसा। तो सेकंड और थर्ड हमारे गलत हो गए। फोर्थ वाला देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि द मेंबर्स ऑफ द लोकल विलेज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट और फोर्थ हमारे ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो जाने वाले हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो भाई, अब इसमें बोला गया कि द पीपल्स ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डील्ड विद द कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम एंड लीडिंग इज अ हैप्पी पीसफुल लाइफ। अब ये क्वेश्चन मैं बताऊं कि क्या हुआ था, सबसे पहले पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा, वो जो पिक्चर है ना उसके ऊपर आप वाले पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर ये वाला तुमने गलत किया, अगर ये वाला तुम्हें नहीं आया तो भाई पढ़ लो, ठीक है। मैं वहां पर आकर के पिटाई नहीं कर सकता, नहीं, इसी बात के ऊपर एकदम से गुद्दी लाल कर देता मैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो अगर ये आप नहीं कर सकते कमेंट, तो आपको उठानी है बुक, ठीक है। तो भैया मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जिस किसी ने भी कमेंट में ए लिखा है वो जीत गया भाई, ठीक है, जीत गए तुम। जो तुम्हें लेना वो खरीद लो, खुद से ही पे कर देना, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलन टाइप है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है एथनिक।
एथनिक का मतलब क्या होता है, सोशल डिवीजन होता है कि भैया तुम्हें सोशली डिवाइड कर दिया जाता है कल्चर के बेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो देखो हम यहाँ पे मार्क करते हुए चलते हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया, डी। अब सेकंड वाले का हमसे बोला गया है मेजोरिटिज्म, तो भैया इसके तो मतलब से ही पता लग रहा है कि वहां पर एक मेजोरिटी के अंदर कमेटी होगी जो कि डिसाइड करेगी। तो अब देखो कि बिलीव दैट द मेजोरिटी कमेटी, मैं तो बोला ही था ना, क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद में थर्ड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे बोला गया है सिविल वॉर। अब देखो ध्यान से सुनना, सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। अब ये जो सिविल वॉर है ना, सिविल वॉर का मतलब ये है कि सिविलियंस के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, एक ही कंट्री के लोग आपस में अगर लड़ रहे हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं सिविल वॉर। तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और अगर मतलब कौन सा हो गया इसमें, कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री, तो बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाले का बी। और फोर्थ वाले का हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि एक मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है, क्रेडिट ले लेता है कैंडल्स बनाने के लिए। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, मौज करेंगे, तो उसके लिए क्या बोलता है कि मैं तो अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऐसे शार्क टैंक टाइप में जाता है और बोलता है कि मुझे पैसा दे दो उधार। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल फॉर हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। क्या ये सही बात है? एकदम से सही बात है कि अगर वो लोन लेता है, उससे काम करता है, तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी, बेचारा पैसे कमाएगा और बड़ा आदमी बनेगा। तो ये एकदम से सही है। फिर उसके बाद में बोला कि द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, की अगर उससे लोन मिल जाता है तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन के इनिशियली उसको आसानी से मतलब कि फंड कर पाएगा, उस आसानी से उसे स्टार्ट कर पाएगा। तो ये वाला भी करेक्ट हो गया भाई। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है थर्ड वाला ऑप्शन, इट हेल्प्स हिम टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, ये भी एकदम से करेक्ट। अगर पैसे नहीं होंगे तो टाइम पर कैसे प्रोडक्शन होगा, तो थर्ड वाला भी करेक्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है। तो अब फोर्थ वाला भी पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़ लेते हैं चलो, कि इट हेल्प्स हिम इन एक्सरसाइजिंग द रिस्ट्रेन एंड गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। नहीं, ये तो हमारे दोस्तों की आदत है, एक बार पैसे ले लेते, देने का नाम नहीं है, तो ये उसकी आदत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन एकदम से सही है। और ये जो लास्ट वाला है ये हमारे दोस्त के लिए है कि उसको आदत पड़ गई हमसे उधार मांगने की। ठीक है, तो फिर उसके बाद में, और उसी दोस्त से याद आया यार, अपने दोस्तों के साथ में तुम वीडियो शेयर नहीं करते यार व्हाट्सएप, ये कोई बात होती है, जल्दी से स्कूल ग्रुप में सब में शेयर कर दो कि तुम मॉक रिवीजन के अंदर अच्छा रिवीजन कर पाओगे या नहीं, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश एंजॉयज द स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया के अंदर इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं, ऐसा क्यों है? तो आप जैसे इन स्टेट्स का नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है, एक हिस्टोरिक इमेज आती है, एक जो कल्चरल कम्युनिटी आती है वो आती है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर ऐसे लॉज निकालना। तो अब हम इसका आंसर बोलेंगे। अब इसका आंसर तो मैंने आपको वैसे बता दिया है, तो अब आप बताइए, द एरिया हैज एन द लश ग्रीन फॉरेस्ट, गलत। फिर उसके बाद में लिटरेसी रेट आर वेरी नहीं। फिर उसके बाद में ड्यू टू द ईयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, एकदम से सही बात है। तो इसका हम लोग आंसर बोलेंगे आंसर नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, और उसी के साथ में यार मेरे को एक बात पूछनी थी कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को एंजॉय कर करके पढ़ाता हूँ, ये अच्छा लगता है या फिर एज ए बोरिंग टीचर आकर के पढ़ाऊँ कि बच्चों ऐसा होता है, तुम एक काम करो, अपनी बुक ही निकाल लो, उसमें पढ़ लो, ऐसा पढ़ाऊँ या फिर ऐसा पढ़ाऊँ, है बताओ कैसा पढ़ाना चाहिए? देखो मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरे बातों से आप लोग इंटरेक्ट कर पाओ। मुझे पता है कि आपको हर 5 सेकंड के अंदर कुछ नई चीज़ देखने की आदत है, तो मैंने भी क्या किया, 5 सेकंड तो नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करी। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप देखो कि इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक आदमी है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि किसी के सिलेबस में किसी के में ना हो, मतलब सभी के सिलेबस में तो है, फाइनल में तो आएगा ही। ये क्या बात हुई, अभी तो सिलेबस नहीं हुआ तो क्वेश्चन तो करना ही है भाई। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, एक इसका बैग है, इसमें से लेटर्स निकल रहे हैं भाई, कि इसमें से लेटर्स निकलते जा रहे हैं, उड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और बोला जा रहा है कि नेपोलियन है। चलो भैया ये हमने नेपोलियन मान लिया। तो अब इस पिक्चर का मतलब क्या हुआ, तो इस पिक्चर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो नेपोलियन पोस्टमैन है, ये जब कर रहा था तो ये अपनी टेरिटरीज को लूज करते जा रहा था।
ये आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब इसके पास में पावर कम होने लगी, अपनी टेरिटरीज के ऊपर पकड़ खोने लगा, जब जाकर के पेंटर्स ने बोला कि अब इसकी हालत खराब है, अब इसके ऊपर पेंटिंग बना देते। वो जो पेंटर था वो कोई उसका रिश्तेदार था जो कि उसके डाउनफॉल का इंतजार कर रहा था, और ये पेंटिंग बना दी। ठीक है, तो अब इस पेंटिंग के माध्यम से ही उसने बोला है, तो अब हम बोलेंगे यहां पे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर बोला है कि द नंबर ऑफ वॉर ही फॉट, नहीं रे बाबा, फिर उसके बाद में लेटर्स ही पोस्टेड, कोई बात है, ये कोई बात है, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। फिर उसके बाद में बोला है कि टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, तो सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके इमेज का ये भी सिग्निफिकेंस है कि इसके हाथ में रॉड है, इससे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि इसकी जो टेरिटरीज हैं वो लॉस्ट होती जा रही है, इसकी पावर यहाँ पे लॉस्ट होती जा रही है। एंड तो इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि एलिवेट द इंपैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सबसे जो फर्स्ट है वो यहाँ पर कहा गया है कि द चॉइस ऑफ गुड्स इन मार्केट इंक्रीजेस। अब देखिए जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग फोन के ब्रांड्स ले लेते हैं। अब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा मेजर फोन ब्रांड नहीं है जो कि अच्छे फोन्स बनाता हो। अब जैसे कि सबसे हाईएस्ट जो फोन सेल होते हैं वो होते हैं एप्पल का, फिर उसके बाद में होते हैं सैमसंग के। तो अब ये फोन है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल फोन है, तो इनके आने से क्या होता है कि हमारे मार्केट के अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास में इंक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में इसका सेकंड सेंटेंस, जिसके अंदर की कहा गया कि प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कंपीट अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन दियर लोकेशन। से एकदम से सही बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर है कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, अब उसको अगर जैसे कि इंडिया के अंदर और कोई भी ब्रांड नहीं होगा ना, तो उनके अंदर कोई भी कंपटीशन की भावना नहीं होगी और हमें बेकार प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर इंटरनेशनल ब्रांड आएगा तो हो सकता है कि उनके बीच में कंपटीशन हो, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर पाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देन फिर इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि फॉरेन ट्रेड्स दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन द डिफरेंट कंट्रीज। एकदम से सही बात है कि आप लोगों को नई चॉइसेस मिलते हैं, नए मार्केट्स मिलते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। देन फिर इसके बाद में लास्ट है कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। ये एकदम से गलत बात है, ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए कि कोई चाइनीज अगर कंपनी आ जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ काम चलाओ प्रोडक्ट बनाती है, तो उनका क्या ही लेना देना। अब भाई चाइनीज तो इतनी ज्यादा कॉपी करते हैं, आपको एक बात बताऊं, वो रॉयल्स रोज है ना, उसकी भी ऐसी कॉपी बना के बेचते हैं, भैया क्या ही कहना। तो इसीलिए सही जो स्टेटमेंट रहेगा बी स्टेटमेंट रहेगा, जिसके अंदर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे सही होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। तो यहां पर कहा गया कि इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इज एन। अब देखिए जैसे कि एक गवर्नमेंट की यहां पे बात करी जा रही है, जो कि आप लोगों को क्या कर रही है, राइट भी दे रही है और उसी को एग्जामाइन भी कर रही है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की, जो कि राइट भी देती है, फिर उसके बाद में उसका एग्जामाइन भी करती है डिसीजन को, जो कि इंडिया के अंदर होता है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर कि हमें कहा गया है कि आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको इस सीक्वल ऑर्डर के अंदर लगाना है जिस तरीके से वो हुए थे। तो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग जैसे चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो कंट्री थी हमारी इंडिया, उसके अंदर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो सबसे पहला इंसिडेंट यहाँ पर क्या होता है, वो होता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हुआ। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट रहेगा। तो देखो बी वाला ऑप्शन तो हमें मिल गया। अब इसके बाद में एकदम से यही एकदम से सही हो गया, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है। तो इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट इसका ये है कि सेकंड मतलब आंसर है कि फर्स्ट वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि जनरल डायर ओपन फायर एट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ द जालियांवाला बाग, जो कि एकदम से सही स्टेटमेंट है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट है वो ये है हमारे पास में स्टेटमेंट नंबर 4, जो कि है गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जो कि एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में लास्ट है कि जो लास्ट स्टेटमेंट होता है जहां पर कि इंडिया के अंदर भी कमेटी बनती है, वो है कि ऑटोमैन जो एम्पायर था टर्की का, उसको वो हो जाता है कि जैसे कि वो हार जाते जब खिलाफत कमेटी वहां पर स्टार्ट होती है और वहीं से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में सेकंड, फिर उसके बाद में फर्स्ट, फिर उसके बाद में फोर्थ और फिर उसके बाद में थर्ड। तो मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि सबसे पहला कौन सा है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि इफ देयर इज अ डिस्क्रिप्शन बाय द ट्रांसपोर्ट और द लॉरीज रिफ्यूज
refuses to transport vegetable, milks, etc. from the rural areas to urban areas, food will become scarce and in the urban areas, whereas the farmer will be unable to sell their product. तो फिर अब इसके बाद में जैसे कि इसमें कंडीशन ये बताई गई है कि मान लो कि आज आपको जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाए तो क्या होगा। ये ट्रांसपोर्ट बंद होने से सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द सिचुएशन स्टेटेड अबव। तो भैया यहाँ पर जो है सभी सेक्टर इफेक्ट होंगे। फिर वो चाहे से आप लोग अपने प्राइमरी सेक्टर ले लो जो कि टोटली जैसे कि अपने नेचुरल के ऊपर डिपेंड करते, सेकेंडरी ले लो, टर्शियरी ले लो, तो तीनों की तरह इसके से इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कि हमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें हमसे कहा गया है कि वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड द मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th century as the Western powers established their outpost in China। तो क्या ये बात सही है? ये बात एकदम से सही है। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि चाइना था, चाइना में ही ज़्यादा वेस्टर्न पावर्स ने इंपोर्ट किया था, इसीलिए इंडिया जो है वो चाइना से पीछे रह गया। अदरवाइज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे होते, लेकिन चाइना के पास में कुछ एडवांटेज थे उनकी लोकेशन को लेकर के जो कि हमारे पास में नहीं थे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो आता है स्टेटमेंट सेकेंड जिसके अंदर किया कि बीजिंग बिकेम्स द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर एंड द कैटरिंग वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। ये एकदम से गलत है, बीजिंग वो सेंटर ही नहीं था। तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन है इसका एकदम से करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसके अंदर कि हमें कहा गया है कि एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट अ टाइप ऑफ सॉइल दैट सूट्स फॉर द ग्रोइंग कॉटन। मतलब कि यहाँ पर एक एम है जो कि अपने फ्रेंड को क्लू देता है कि भैया किस तरीके की सॉइल होती है जो कि सूटेबल होती है उसके लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज provided by M would be the most identifying the type of clue। मतलब कि भैया आपको क्लू निकालना है कि ऐसा उसने कौन सा क्लू दिया होगा जिससे कि वो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्लू में हमसे कहा गया कि इट इज वेल नोन फॉर इट्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्लू है वो ये है कि इट इज वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ टू होल्ड मॉइस्चर। तो यहाँ पर ये हमारा एकदम से सही होगा क्योंकि कॉटन जो होता है ना इसको मॉइस्चर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला एकदम से सही रहेगा। और इसके अलावा अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारे एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि द इमरजेंस ऑफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो मतलब कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरीके की डेमोक्रेसी के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। द इमरजेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कि हमसे कहा गया कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्री इज कॉल्ड। कि भैया दो कंट्रीज हैं वो एक साथ आती है तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि जो गूगल है, गूगल कहाँ की कंपनी है? गूगल है यूएस की कंपनी और वो इंडिया के अंदर आती है तो वो होता है हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन। और वहीं पर ही जैसे कि टाटा है, टाटा अगर अमेरिका के अंदर जाती है तो ये भी होता है ग्लोबलाइजेशन। इन कंपनीज को हम लोग कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज जिनकी की एक कंट्री से ज़्यादा जगह पर ऑफिसेज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एमएनसीज। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कि हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। कि भैया कौन सी चीज़ें जो कि हमें गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है कि इट इज पॉसिबल फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एकदम से गलत बात है। अगर ऐसा होगा कि एक ही आदमी के पास में पावर है तो वो राजाओं वाला जो शासन था वही शासन फिर से आ जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास में ही पावर रहेगी तो फिर उनके ऊपर कंट्रोल किसी का भी नहीं रहेगा और वो अपने मन से कोई भी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है स्टेटमेंट नंबर 3 जिसमें कि कहा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं भाई, यहां पर जो पार्टीज इलेक्ट होती हैं उनका भी होता है और जो पार्टी नहीं होती है इलेक्ट वो भी यहां पर गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकती हैं
डेमोक्रेसी के अंदर और गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, वो आता है हमारे पास में कि गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड ऑन मेजोरिटी। ये एकदम से सही बात है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं और जिनके पास में मेजोरिटी होती है वही यहाँ पर गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। जैसे कि अभी बीजेपी है, अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके अंदर जो भी पार्टीज रहेंगी, वैसे तो पार्टीज आप लोगों को पता ही कि कौन रहेगी, तो उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट हमारा आंसर सही होगा, डी वाला। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर कि हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं असर्शन और रीजनिंग की तरह आपको इनके आंसर देना है। तो यहाँ पर असर्शन इसका ये है कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये एकदम से सही बात है भैया, हमारी जो इंडिया है उसके अंदर मल्टी पार्टी सेटअप है, तो ये एकदम से करेक्ट हो गया, ए हमारे पास में सही है। देन अब इसके बाद में इसका रीजन यहां पर दिया गया है कि द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ अपीयर्स टू बी अ वेरी मैसी एंड एनी लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये बात तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम से करेक्ट होगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इनको आपको बस 2 लाइनों के अंदर इन्हें खत्म करना है। तो अब हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द मैप थोरोली एंड मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंट प्रेजेंट इन बेल्जियम। कि भैया बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज थी। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, सीधा आपको लिखना डच एंड फ्रेंच, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है इसी का, जो कि विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्क्योर वाज नॉट अ कॉन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजंस। आपको कोई भी 2 रीजन देने हैं। एक बात और याद रखना, एसएसटी के अंदर अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो जो क्वेश्चन में ये गिवन है इसको सबसे पहले यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो, फिर उसके बाद में आपको इसे लिख देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, तो इसके अंदर कहा गया कि तो हमारा जो सबसे फर्स्ट है, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। सबसे पहला रीजन इसका ये है कि दे यूज जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स विच स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच। तो यहाँ पर ये करते थे। देन फिर इसके बाद में सेकंड है कि अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट एंड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेस दैट केम्स फ्रॉम यूरोप। और अमेरिकन के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके पास में इस जो डिजीज थी से लड़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर तो अभी ऐसी कुछ चीजें थी जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर गई थी, जिस तरीके से जैसे कि जो कहा जाता है कि नूडल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। जैसे कि क्या होता है कि कुछ जगह के जो नाम है वो अलग अलग हो जाते हैं लेकिन डिशेस एकदम से सेम रहती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पर जो डिश है फेमस राजस्थान की वो है दाल बाटी चूरमा। अब वहीं पर जैसे कि अगर आप किधर और जाओगे तो चूरमा को कुछ और कहा जाता है, तो इसी तरीके से ये होती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि सिमिलर फूड वॉज नॉन इन इंडिया एंड जापान सो द ट्रूथ अबाउट दियर ओरिजिन मे बी नॉन। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसी कुछ चीजें होती है जो कि इंडिया और जापान में भी होती है। और सब्सटेंट योर आंसर विद एनी 2 रीजंस। अब इसमें ना हमें ना इस आदमी से कोई भी मतलब नहीं। सिंपल सा हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि तमिलनाडु के अंदर आप क्या उगाओगे, गेहूं उगाओगे या फिर आप लोग चाय पत्ती उगाओगे। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कि भैया टी। अब टी क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसी को ही अलाउ करती हैं। जैसे कि जो टी प्लांट है वो कहाँ पर ग्रो होता है, ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और उसी के साथ में जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि तमिलनाडु के अंदर फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। और उसी के साथ में जैसे कि बारिश वगैरह वहां पर कंटिन्यू रहती है तो वहां पर आसानी से यहाँ पर जो है वो हमारी चाय अच्छे से उग सकती है। देन अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमसे कहा गया है कि मेंशन एनी 2 रीजंस टू स्टेट दैट द इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमारी इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, तो उसका सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बात ध्यान से रखना कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन पॉइंट लिखना और उसके रिगार्डिंग आप आगे थ्योरी में कुछ भी लिखिए। फिर सेकंड है कि यहाँ पर हमारे पास में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि हर एक चीज को यहाँ पर रेगुलेट करती है। हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, हमारे पास में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए हमारे पास में सीएम्स हैं। हर एक लेवल के ऊपर इंडिया के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये है हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं में ही हम लोग सबसे ज्यादा स्कोर कर
सकते हैं और इन्हीं में स्कोर करने सबसे ज़्यादा ईजी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि आप लोग इनके आंसर्स देखोगे तो आपको इनके आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर और आप अपना आंसर खुद से बना करके लिखेगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया कि प्रोवाइड द एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट द प्रिंट कल्चर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। कि भैया जब प्रिंट कल्चर आया था तो उससे किस तरीके से वुमेन का रिफॉर्मेशन यहाँ पर इंडिया में हुआ था। तो अभी हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है कि जो द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी प्लेड अ क्रूशियल रोल, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे होती थी। अब क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर द प्रिंटिंग प्रेस अलाउज द वुमेन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज दैट वर प्रीवियसली इनएक्सेसिबल टू देम। कि भैया उनके पास में वो इंफॉर्मेशन भी जाने लगी जो कि उनके पास में पहले नहीं जाती थी, जिससे कि वो थोड़ी एजुकेट होने लग गई, वो थोड़ी ज़्यादा समझने लग गई, जिनसे कि उनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अब जैसे कि ये सब जो एजुकेशन होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लिबरल हस्बैंड्स थे, फादर्स थे, उन्होंने अपनी जो जैसे कि बेटियाँ थी, अपनी पत्नियाँ थी, उनको एजुकेट करने लग गए अपने घर के ऊपर या फिर स्कूल्स में उनको सेंड करने लग गए जब ये प्रिंट कल्चर आया था। अब उसी के साथ में जैसे कि अब आप यहाँ पर ध्यान रखो वो ये है एग्जाम्पल का, ठीक है, आप एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत ही अच्छा दे सकते हो। वो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इन ईस्ट बंगाल राशुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स थी, और उसी के साथ में उन्होंने क्या करा कि सीक्रेटली अपने किचन के अंदर पढ़ पढ़ के उन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो कि 1876 के अंदर पब्लिश हुई थी, जो कि एक फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसी तरीके के आपको इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको स्टडी कर लो, इनको आप अपने लॉन्ग आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है कि अ वर्कर इन अ अर्बन एरिया हु हैज बीन वर्किंग इन अ स्मॉल कंट्री वाज नॉट पेड हिज वेजेस प्रॉपर्ली एंड ही फोर्स्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स अंडर द पुअर वर्किंग कंडीशंस। कि भैया वो उसके साथ में क्या होता है, अत्याचार हो रहा है, उसको ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, उसको कोई भी ज़्यादा सैलरी नहीं दी जा रही, उसकी सैलरी काट ली जा रही है और एक्स्ट्रा काम करने का उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा, और उसी के साथ में यहाँ पर नो जॉब सिक्योरिटी है। रिसेंटली ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब एंड वॉज फाउंडिंग सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन अ पुशकार्ट, और उसी के साथ में अब उसकी जॉब भी चली गई तो उसके पास में अब कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि द स्मॉल फैक्ट्रीज मस्ट बी रजिस्टर्ड टू द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन द वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट, जॉब्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट जब भी आप लिखो तो इनके नीचे इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वो इसका ये रहेगा कि द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द लोन टू हेल्प अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जो कि हो नहीं सकता। मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि यूथ आज का क्या है, वो बहुत ही ज्यादा आलसी है, उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रील्स देखनी है, रील्स देखने से सरकार भी उन्हें पैसा नहीं देती, इसलिए नहीं देती। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, वो आता है कि द वर्कर आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द लॉज एंड द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर द फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग कंडीशन। ये आपको इसमें लिखना है। बेसिक जब आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगी जब भी आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि यहाँ पर एक मिस्टर पवन है जो कि एक विलेज हेड है, वो चाहते हैं कि उनके जो विलेज है उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो मनरेगा एक्ट के अंदर। तो अब उनको आपको क्या करना है, कोई भी 3 एक्टिविटीज बतानी है जिससे कि मिस्टर पवन जो है वो ये काम को स्टार्ट कर सके अपने गांव के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि ये जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो जो मनरेगा एक्ट है उसकी फुल फॉर्म है हमारे पास में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, जिसको कि हम लोग मनरेगा बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जो विलेज होता है वहां पर काम किए जाते हैं। अब काम किस तरीके के होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग द पॉन्ड हो गया, उसी के साथ में विलेज रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉर्पोरेटिव मिल्क सोसाइटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब चीजें उसके अंडर आती हैं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब
इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ गया कि क्लीनिंग द लेक, और इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द वाटर बॉडीज सच एज लेक्स एंड पॉन्ड्स कैन बी हेल्प टू improve the quality of water and makes it suitable for the irrigation purposes, and this can leads to the increased agriculture productivity which is in turn can increase the income of the farmers। इससे क्या होगा, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, हमने सबसे पहले क्या बता दिया कि आपको क्लीनिंग करनी चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। उससे बाद में क्या होगा, उससे जैसे कि सूटेबल रहेगा, आपको इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए आपको अच्छा पानी मिलेगा, और उसी के साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और उससे उनकी इनकम अल्टीमेटली बढ़ेगी। फिर इसी तरीके से विलेज रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड्स क्या हैं, इसमें कीवर्ड्स हैं कनेक्टिविटी हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, विद द विलेज हो गया, मेकिंग इट इजियर टू द पीपल टू कम्युनिकेट, टू वर्क और ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये अच्छी बात हो गई। फिर इसके बाद में कॉर्पोरेटिव मिल्क सोसाइटी हो गया, जिसके अंदर की क्या होगा कि एक छोटी सी इंडस्ट्री बना दिया जाए, कोई डेयरी खोल दिया जाए, जिससे कि फार्मर्स अपने जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको वहाँ पर सेल कर सके और अपनी एक इनकम जनरेट कर सके। फिर इसके बाद में एक लास्ट है कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क चला सकते हैं, तो इनमें से आप कोई भी 3 पॉइंट अपनी मर्जी से लिख सकते हो। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया कि एग्रीकल्चर गिव्स द बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आपको इसको जस्टिफाई करना है, सिंपल सा आपको ये बताना है कि किस तरीके से वो करता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लाई का। अब क्या होता है कि जैसे कि इंडस्ट्रीज होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी किससे बनते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया, पेपर हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किससे बनती हैं, एग्रीकल्चर से बनती है। और इसी के थ्रू क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है उससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है और इसी से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन इसमें किस तरीके से होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वास्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। एग्जांपल के तौर पर द यूज ऑफ द एग्रीकल्चर मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स हो गया, टिल्टर्स हो गया, हार्वेस्टर हो गया, क्रिएट्स अ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्लूडिंग द स्टील्स एंड द प्लास्टिक एंड द रबर। तो इन सभी की यहाँ पर क्या होती है कि इनकी डिमांड बढ़ती है, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। फिर सेकंड आता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरीके से होता है, जब आप कोई भी खेती करते हो तो आपको क्या चाहिए होती है वहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर जो होता है वो एक लेबर इंटेंसिव वर्क होता है। अब मैं ये मार्क कर रहा हूँ तो आपको इसको ध्यान से याद रख लेना है कि भैया लेबर वर्क नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर की, मतलब कि इसके अंदर लेबर की जरूरत होती है, लेबर डिपेंडेंट ये सेक्टर होता है, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, जो कि मेनली जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अभी भी रूरल एरिया के अंदर ही रहती है, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ही ज्यादा एक अच्छा तरीका ये रहेगा। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव पावर। कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास में 3 लिस्ट होती हैं जो कि अपनी लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन विच द लिस्ट सब्जेक्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड एंड वाई। आपको एजुकेशन के बारे में बताना और अपनी 3 लिस्टों के बारे में बताना है जो कि लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो अब हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, आप अगर इसका आंसर लिखोगे तो इस तरीके से लिखेंगे, आप ध्यान रखना। सबसे पहला रहेगा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर विच कंटेन्स द 3 लिस्ट, जिसके अंदर कि आप ABC करके भी लिख सकते हो, जिससे कि आपका आंसर बड़ा दिखे, जो कि रहेगा हमारे पास में द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट। एंड द सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट आर दोज दैट आर अंडर द एक्सक्लूसिव जुडिशरी ऑफ एन द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उसको हम लोग रखते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, और बाकी के हम लोग रखते हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जो कि यूनियन लिस्ट के हैं, वो है हमारा डिफेंस ऑफ कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर्स रिलेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट जैसे कि टेलीग्राफ हो गया, ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है कि एजुकेशन में जो है ये आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके पास में पावर होती है कि लॉज बना सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, और आसानी से जो भी देश के हित में होगा उसको लेकर के यहाँ पर लॉज बनाए जा सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकती है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपका थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक टेबल ए दी गई है जिसके अंदर कि आपको जीडीपी का सेक्टर बताया गया कि मतलब कि सेक्टर के अंदर कितना शेयर है। फिर उसी के साथ में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का बताया जा रहा है कि किस सेक्टर ने कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट किया। तो आपको यहाँ पर इस डेटा को देखना है और इस डेटा से देख करके आपको इसको लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिमार्केबल फैक्ट दैट इंडिया इज दैट while there has been a changes in the shares of and three sectors in GDP similarly not taken the place in employment why कि भैया यहाँ पर जो है आप देखोगे कि GDP के अंदर तो अच्छी खासी ग्रोथ है, आप देखोगे टर्शरी के अंदर 50 से 68, 10 से 21, 40 से 11 ये इसमें कम है, लेकिन आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट इनके अंदर इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। अब ऐसा क्यों है? तो अब इसके पीछे का हम लोग रीज़न देंगे, वो यहाँ पर ये आएगा। सबसे फर्स्ट जो रीज़न है कि इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन इन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर, कि इनके अंदर ज़्यादा जॉब क्रिएशन नहीं होता है। द प्राइमरी रीज़न इज लिमिटेड शिफ्ट इन द एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर इज द फेलियर टू जनरेट द एडिक्वेट नंबर ऑफ द जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि क्या होता है कि अब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। द प्राइमरी सेक्टर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम द अंडर एम्प्लॉयमेंट विद द मोर पीपल्स इंगेज्ड इन द फार्मिंग देन द नेसेसरी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को कम पैसा दिया जाएगा। कम पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ही फार्मिंग को करते हैं, जैसे कि लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी डिमांड कम होती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो उनकी वेजेस होती है ना, जिसके ऊपर वो काम करते हैं, तो वो वेजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्रीज हो जाती हैं। फिर इसके बाद में आते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का है, जो कि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए होता है। तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम के अंदर आ जाए। तो इसमें कहा गया कि टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। सब्सटेनेट योर आंसर। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि कोई भी अगर कंट्री होती है तो उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। अब ये बहुत सारी, इनमें से कोई भी 4-5 लिख देना। उसके बाद में आपको लिखना है कि ये सब जो है एक बेसिक सर्विसेज यहाँ पे मानी जाती हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। उसी के साथ में यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर प्रॉपर एक उनका ये होना चाहिए कि भैया सारी चीज़ें सही हो रही हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो सब यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड एंड स्टोरेज। इन सभी के यहाँ पर क्या होता है कि इनसे इनकी